बुक शेल्फ टॉक चैनल पर हमारे इस नए और गहरे विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो मिशन है वो कुछ ऐसा है जिससे दुनिया का शायद ही कोई इंसान अछूता रहा हो। बिल्कुल सही कहा। हाँ, मतलब आज हम बात कर रहे हैं दिल टूटने की, और उससे भी ज्यादा जरूरी उसके बाद की जिंदगी की। आज हमारे पास अनुराग पॉल की जो बहुत चर्चित किताब है द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन, उसके ऑडियो बुक सारांश और कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स का कलेक्शन है। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। एकदम, क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है तो शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे बस दुनिया ही खत्म हो गई। बिल्कुल। सुबह उठना भी ना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, और पुरानी यादें दिमाग में एक लूप की तरह चलती रहती हैं। बिल्कुल, एक अनथहीन लूप। हाँ, तो आज के इस गहरे विश्लेषण का मकसद यही समझना है कि ये दर्दनाक मोड़ असल में किसी चीज का अंत नहीं है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि ये दर्द हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक नया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत आकार देने के लिए कैसे आता है। इस किताब की सबसे खास बात यही है कि ये सिर्फ कोई खोखली सांत्वना नहीं देती। मतलब ये एक ऐसा रोड मैप तैयार करती है जो मनोविज्ञान और मानवीय व्यवहार की बहुत ही गहरी समझ पर आधारित है। सही बात है। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ स्थिर महसूस कर रहा होता है और अचानक उसका सबसे करीबी रिश्ता टूट जाता है, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता जो बिखरता है। और क्या बिखरता है फिर? दरअसल उस इंसान का पूरा भविष्य, उसका रोजमर्रा का रूटीन और सबसे बड़ी बात, उसका खुद पर से जो विश्वास होता है ना, वो टूट जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे आइडेंटिटी एमनेशमेंट कहते हैं, यानी पहचान का आपस में पूरी तरह से उलझ जाना। ओह, आइडेंटिटी एनिमिशमेंट। मतलब जब सालों तक कोई किसी के साथ रहता है तो उसका दिमाग उसी इंसान के इर्द गिर्द अपने भविष्य की कल्पना करने लगता है। बिल्कुल, दिमाग को वैसी ही वायरिंग की आदत हो जाती है। और शायद यहीं से शुरू होती है वो सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग इस झटके के बाद करते हैं। दर्द को छुपाने वाली गलती? हाँ, अपने दर्द को पूरी तरह से छुपाना। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें 26 साल के आयुष की कहानी इसका एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। आयुष का केस। आयुष का 5 साल का रिश्ता था। दोनों ने साथ में घर बनाने और दुनिया घूमने के कितने ही सपने देखे थे। लेकिन जब वो रिश्ता अचानक टूटा तो आयुष ने जो किया वो बहुत आम है, लेकिन सच में बहुत खतरनाक भी। उसने दुनिया को दिखाना शुरू किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राइट? बिल्कुल। उसने बाहर से प्रिटेंड करना शुरू कर दिया। वो इंस्टाग्राम पर मीम शेयर करता, दोस्तों के साथ पार्टी करता, लेकिन असलियत ये थी कि रात को अकेले में वो पैनिक अटैक झेल रहा था। यही तो जाल है। हाँ, ये जो बाहर से मजबूत दिखने और अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाने का प्रिटेंड करने वाला जाल है, ये हीलिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। इसके पीछे ना एक बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक कारण है। समाज हमें सिखाता है कि कमजोरी दिखाना मतलब हार मान लेना है, जो कि बिल्कुल गलत है। एकदम गलत है। मनोविज्ञान का एक बहुत ही कड़वा सच है, सप्रेशन लीड्स टू डिप्रेशन, यानी भावनाओं को दबाने से अवसाद होता है। जब कोई इंसान अपने दर्द को नकारता है तो उसका दिमाग एक भयंकर तनाव से गुजरने लगता है। शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन लगातार बढ़ने लगता है। मतलब शरीर असल में पैनिक मूड में आ जाता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि शरीर पर एक गहरा घाव है और दर्द के डर से उसे साफ करने के बजाय बस एक पट्टी से ढक दिया गया है। बाप रे, तो बाहर से सब साफ दिख रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो घाव सड़ रहा है और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल रहा है। अगर उस घाव को साफ नहीं किया गया तो वो इंसान को अंदर से खत्म कर देगा। ये बहुत ही डरावना है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, जैसे हमारे नोट्स में नेहा की कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। नेहा ने क्या किया था? नेहा ने अपने लंबे रिश्ते के टूटने के बाद कोई झूठा दिखावा नहीं किया। उसने अपने दर्द को पूरी तरह से स्वीकार किया। ये बहुत हिम्मत का काम है। हाँ, उसने एक डायरी ली और उसमें वो सब कुछ लिखा जो वो महसूस कर रही थी। वो खूब रोई। उसने खुद से ये बात कबूल की कि उसका दिल बुरी तरह टूटा है और उसे मदद की जरूरत है, जो कि सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। समाज अक्सर रोने को कमजोरी का टैग दे देता है, लेकिन असल में ये तो दिमाग का एक प्रेशर वाल्व है ना, जो अंदर के गुबार को बाहर निकालता है। एकदम सही कहा आपने। और विज्ञान भी यही मानता है कि भावनात्मक आंसू असल में शरीर से स्ट्रेस हार्मोन को बाहर निकालने का काम करते हैं। मतलब रोना लिटरली साइंटिफिक हीलिंग है। हाँ, दर्द से भागने की कोशिश करना असल में दर्द की उम्र को बढ़ाना है। जब कोई इंसान खुद से ये कबूल कर लेता है कि उसे तकलीफ है, तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर रिकवरी मोड में आ जाता है। हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम अपने दिमाग को ये बताते हैं कि अब हमें इस दर्द से लड़ना नहीं है, बल्कि इसे महसूस करके पार करना है। बिल्कुल।
लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो मुझे लगता है अक्सर लोगों को बहुत उलझा कर रखता है। पुरानी यादों को पीछे छोड़ना इतना नामुमकिन सा क्यों लगता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया है। एक लड़का है जिसका 5 साल का रिश्ता उसकी पार्टनर के सिर्फ ये कहने पर टूट गया कि उनके बीच कंपैटिबिलिटी नहीं है। सिर्फ एक शब्द और 5 साल खत्म? हाँ, अब लॉजिक तो ये कहता है कि जो इंसान चला गया उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति रोज रात को पुरानी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ता, अपनी एक्स की इंस्टाग्राम स्टोरीज किसी फेक अकाउंट से चेक करता। ये बहुत आम बात है। हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी रात के 2 बजे किसी पुरानी तस्वीर को गलती से लाइक करने के डर का सामना किया होगा। आखिर क्यों हमारा दिमाग उस चीज की तरफ भागता है जो हमें सिर्फ दर्द दे रही है? इसके पीछे सीधा सा न्यूरो साइंस है। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक कंफर्ट जोन का आदी होता है। अच्छा। हाँ, प्यार और लगाव असल में दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों का एक कॉकटेल बनाते हैं जो हमें खुशी देते हैं। बिल्कुल। और जब रिश्ता टूटता है तो दिमाग को इन रसायनों की अचानक भारी कमी महसूस होती है। ये बिल्कुल किसी नशे की लत छूटने, जिसे विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं, उसके जैसा होता है। ओह, तो मतलब पुरानी चैट्स पढ़ना या सोशल मीडिया पे स्टॉक करना दिमाग को उसी डोपामिन की एक छोटी और झूठी खुराक देता है? एकदम सही पकड़ा आपने। पुरानी यादों को पकड़े रहना वैसा ही है जैसे मुट्ठी में सूखी रेत को कसकर पकड़ना। रेत तो फिसलेगी ही। हाँ, लेकिन जब तक मुट्ठी बंद रहेगी हाथ खाली नहीं होंगे, और जब हाथ ही खाली नहीं है तो जिंदगी उसमें कुछ नया कैसे रख सकती है? ये मुट्ठी वाली बात सुनकर बिल्कुल साफ हो जाता है कि लोग क्यों सालों तक अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए रोक देते हैं क्योंकि वे पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लेकिन चलिए अब थ्योरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किताब में इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट एक्शन स्टेप्स दिए गए हैं। पहला कदम बताया गया है डिजिटल डिटॉक्स, जो कि आज के जमाने में सबसे मुश्किल है। हाँ, इसका सीधा मतलब है पुरानी चैट्स डिलीट करना, तस्वीरें डिलीट करना और सोशल मीडिया पर अनफॉलो करना। लेकिन सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है। असल जिंदगी में जब कोई इंसान इमोशनली बहुत कमजोर हो तो क्या एक झटके में सालों की यादें डिलीट कर देना मुमकिन है? क्या ये कुछ ज्यादा ही कठोर कदम नहीं है? देखिए, ये कठोर लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान बार बार वही पुरानी तस्वीरें देखता है तो उसका दिमाग ये मान ही नहीं पाता कि रिश्ता खत्म हो चुका है। दिमाग उसी पुरानी न्यूरल वायरिंग में, उन्हीं तंतुओं के जाल में फंसा रहता है। जैसे एक घाव को कुरेदना। बिल्कुल। अगर किसी घाव को रोज कुरेदा जाएगा तो वो कभी भरेगा कैसे? इसलिए डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है। समझ गई। इसके साथ ही किताब में ट्रिगर स्पॉट्स से दूरी बनाने की भी बात कही गई है। ट्रिगर स्पॉट्स मतलब वो जगहें जहां वो पहले साथ जाते थे। हाँ, कुछ खास कैफे, कोई खास गाना, या वो रास्ते जहां पहले रोज आना जाना होता था, ये सब दिमाग में पुरानी यादों को तुरंत ट्रिगर करते हैं। तो शुरुआती दिनों में इन जगहों से बचना दिमाग को शांत रखने में बहुत मदद करता होगा। एकदम, कम से कम जब तक आप इमोशनली थोड़े स्टेबल ना हो जाएं। और इन्हीं एक्शन स्टेप्स में एक तीसरा तरीका है क्लोजर लेटर लिखना, जो पर्सनली मुझे बहुत ही प्रभावी लगा। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अक्सर जब कोई रिश्ता टूटता है तो बहुत सी बातें अनकही रह जाती हैं। मन में एक अजीब सी भड़ास रह जाती है जो अंदर ही अंदर खाती रहती है। हाँ, तो किताब कहती है कि उन सभी बातों को जो कभी कहीं नहीं जा सकी एक चिट्ठी में लिख डालना चाहिए। और सबसे मजेदार बात, फिर उसे भेजना नहीं है भेजना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे जला देना है या फाड़ देना है। ये एक प्रतीकात्मक काम है जो दिमाग को एक स्पष्ट संकेत देता है कि ये चैप्टर अब फाइनली बंद हो चुका है। मनोविज्ञान में इसे सिंबॉलिक क्लोजर कहा जाता है। सिंबॉलिक क्लोजर। हाँ, अक्सर लोग सामने वाले इंसान से क्लोजर की उम्मीद करते हैं, ये सोचकर कि वो उन्हें बताएगा कि रिश्ता क्यों टूटा, जो कि ज्यादातर मामलों में कभी होता नहीं है। सही कहा। सच्चाई यह है कि असली क्लोजर कभी किसी और से नहीं मिलता, वो खुद के अंदर से आता है। वाओ। जब कोई अपने हाथों से उस चिट्ठी को जलते हुए देखता है तो दिमाग को एक फाइनल सिग्नल मिलता है। ये अतीत की उस बंद किताब पर मिट्टी डालने जैसा है, जिसके बाद ही इंसान नए पन्ने पलट सकता है। ये बहुत ही गहरी बात है, लेकिन इन सब प्रयासों के बीच एक बहुत ही दर्दनाक सच से भी सामना होता है, जो शायद हर ब्रेकअप के बाद दिमाग में सबसे पहले आता है। कौन सा सच? वो सवाल है, क्या मुझ में कोई कमी थी? उफ, ये तो सबसे ज्यादा तोड़ने वाला सवाल है। हमारे स्रोत में 28 साल के रोहन की कहानी दी गई है। उसका 4 साल का रिश्ता महज 4 शब्दों से टूट गया।
आई थिंक वी शुड एंड दिस। बस 4 शब्द। हाँ, और इसके बाद रोहन का सारा आत्मविश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसे लगने लगा कि शायद वो किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां इंसान अपनी खुद की नजर में अपनी कीमत शून्य कर लेता है। और ये आत्मसंदेह बहुत ही स्वाभाविक है। जब हम अपनी पहचान और अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं तो उसके जाने पर हमें लगता है कि हमारा अपना कोई वजूद ही नहीं बचा। तो इसे बदला कैसे जाए? यहीं पर दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। किसी इंसान के जाने का फैसला उसका अपना फैसला है। ये उसकी पसंद या उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इससे किसी दूसरे इंसान की वैल्यू या कीमत तय नहीं होती। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक 100 रुपए का नोट अगर कीचड़ में गिर जाए तो भी उसकी कीमत 100 रुपए ही रहती है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है। असली सम्मान तब वापस आता है जब ध्यान उस इंसान से हटकर खुद की तरक्की और खुद के करियर पर जाता है। तो इस सेल्फ वर्थ को दोबारा जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाने के लिए किताब क्या सुझाव देती है? पहला कदम जो बताया गया है वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालकर उन 3 चीजों को लिखना जिनके लिए इंसान आभारी है, और अपनी खुद की 3 खूबियां लिखना। ये प्रैक्टिस सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। पर क्या वाकई कागज पर कुछ अच्छी बातें लिख लेने से एक टूटा हुआ इंसान अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा सकता है? मुझे ये थोड़ा डाउटफुल लगा। शुरुआत में ये एक झूठा दिलासा लग सकता है। इंसान को लग सकता है कि वो खुद को धोखा दे रहा है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी के अनुसार, जो कि दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता होती है। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम लगातार किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दिमाग के नए रास्ते बनने लगते हैं। जर्नलिंग इसी का हिस्सा है। अच्छा, तो ये धीरे धीरे काम करता है। बिल्कुल। इसके अलावा किताब 21 दिन के सेल्फ अफर्मेशंस की बात करती है। आईने के सामने खड़े होकर खुद को याद दिलाना कि मैं काफी हूँ। मैं काफी हूँ। अगर इसे रोज किया जाए तो 21 दिनों के बाद दिमाग का अवचेतन मन इस बात को एक सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने का एक साइंटिफिक तरीका है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, और इसी प्रोग्रामिंग को मजबूत करने के लिए एक और कदम बताया गया है, नई हॉबीज या शौक अपनाना। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। हाँ, क्योंकि जब कोई इंसान जिंदगी से जाता है तो वो अपने पीछे बहुत सारा खाली समय छोड़ जाता है, और सच कहूं तो वही खाली समय सबसे ज्यादा काटता है। खाली दिमाग वैसे भी ओवरथिंकिंग का घर बन जाता है। बिल्कुल। इसलिए जिम जाना, कोई नई भाषा सीखना या डांस क्लास ज्वाइन करना, ये सिर्फ समय बिताने के तरीके नहीं हैं। ये दिमाग को लगातार ये संदेश देते हैं कि जिंदगी थमी नहीं है, वह आगे बढ़ रही है। और हर नया सीखा हुआ कौशल, चाहे वो गिटार की एक नई धुन हो या जिम में उठाया गया कोई नया वजन, दिमाग में डोपामाइन का एक स्वस्थ प्रवाह बनाता है। यानी वो पुराना डोपामाइन जो एक्स से मिलता था अब खुद से मिल रहा है। बिल्कुल सही। ये इंसान को याद दिलाता है कि वो अब भी कुछ नया कर सकता है, और यहीं से सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करने का असली कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आजकल सेल्फ लव शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, और अक्सर सेल्फ लव को विज्ञापनों में कुछ बहुत ही सतही चीजों से जोड़ दिया जाता है, जैसे स्पा में जाना, खुद को महंगे गिफ्ट देना या छुट्टियों पर जाना। लेकिन इसका असली मतलब तो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत गहरा है। हमारे पास जो रिया की कहानी है वो इस बात को बहुत गहराई से साबित करती है। 3 साल के एक टॉक्सिक और बेहद नकारात्मक रिश्ते ने रिया को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। टॉक्सिक रिश्ते इंसान को बहुत खोखला कर देते हैं। हाँ, और जब वो रिश्ता खत्म हुआ तो वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। लेकिन एक दिन शीशे के सामने खड़े होकर उसने खुद से सवाल किया कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी एक पीड़ित की तरह बिताना चाहती है। ये एक टर्निंग पॉइंट था उसके लिए। बिल्कुल। उसने उसी पल खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू किया, सोलो ट्रिप किए और एक नई भाषा भी सीखी। और उसका रिजल्ट क्या रहा? 1 साल के अंदर वो एक ऐसी इंसान बन चुकी थी जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो कभी डिप्रेशन का शिकार भी थी। उसने उस इंसान को बचा लिया जो हमेशा उसके साथ रहने वाला था, यानी वो खुद। रिया ने जो किया वो रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। बिल्कुल। खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी खुशी, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर लेना। अगर हवाई जहाज का वो नियम याद करें जहां कहा जाता है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने, ये बिल्कुल वैसा ही है।
ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। अगर कोई इंसान खुद को प्राथमिकता नहीं देगा, खुद की इज्जत नहीं करेगा, तो दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान उसका सम्मान क्यों करेगा? सही बात है। सेल्फ लव कोई शौक नहीं है, ये मानसिक शांति के लिए एक बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। अब इस चर्चा के सबसे चुनौतीपूर्ण और शायद सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। फॉरगिवनेस वाला चैप्टर। हाँ, किताब में एक पूरी चर्चा फॉरगिवनेस यानी क्षमा करने की अदृश्य शक्ति पर है, और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। कैसे? अमित की कहानी लीजिए। अमित ने अपनी गर्लफ्रेंड और अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक साथ धोखा देते हुए पकड़ा। पूरे 2 साल तक वो बदले और नफरत की आग में जलता रहा, जो कि बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है किसी का, है ना? तो सवाल ये उठता है कि ऐसे इंसान को माफी क्यों किया जाए जिसे अपने किए पर कोई पछतावा तक ना हो? क्या माफ करना इस बात को सही ठहराना नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है लोगों के बीच। माफ करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस गलत काम को क्लीन चिट दे रहे हैं या उस इंसान को वापस अपनी जिंदगी में बुला रहे हैं। फिर इसका असली मतलब क्या है? दरअसल गुस्सा और नफरत एक अदृश्य जंजीर की तरह होते हैं जो पीड़ित को उसी इंसान से बांधे रखते हैं जिसने उसे चोट पहुंचाई है। मतलब हम दिमागी तौर पर उसी से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। बुद्ध का एक बहुत मशहूर विचार है कि क्रोध करना वैसा ही है जैसे आप खुद जहर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला मर जाए। वाओ, ये बहुत ही गहरी बात है। जब अमित के थेरेपिस्ट ने उसे समझाया कि ये माफी सामने वालों के लिए नहीं बल्कि खुद की मानसिक आजादी के लिए है, तब जाकर अमित उस नफरत के बोझ से बाहर आ पाया। मतलब उन्हें अपने दिमाग से निकालने के लिए माफ करना पड़ा। एकदम सही। जो इंसान आपके दिमाग में मुफ्त की जगह घेरे बैठा है, उसे वहां से निकालने का इकलौता तरीका है उसे माफ करके उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर देना। और इस माफी में एक और बहुत जरूरी पहलू छिपा है जिस पे लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। खुद को माफ करना, राइट? बिल्कुल। दिल टूटने के बाद अक्सर लोग खुद को कोसने लगते हैं। मैंने उन रेड फ्लैग्स को, उन चेतावनी के संकेतों को क्यों नजरअंदाज किया? मैं इतना अंधा कैसे हो सकता था? ये सेल्फ ब्लेम बहुत खतरनाक होता है ना? लेकिन किताब साफ कहती है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। खुद को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि प्यार करना और भरोसा करना कोई गलती नहीं है। एकदम सही। खुद को माफ किए बिना दूसरों को माफ करना असंभव है। जब कोई खुद से ये कहता है कि हाँ, मैंने अपना सब कुछ दिया और मुझे बदले में धोखा मिला, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तब क्या होता है? तब उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह स्वीकार करना कि एक गलत इंसान पर भरोसा किया गया था, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन जाता है। ये हीलिंग की प्रक्रिया का शायद सबसे मैच्योर या परिपक्व हिस्सा है, जहां इंसान अपने अतीत की कड़वाहट को एक सबक में बदल देता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो इंसान बाहर आता है वो अपने पुराने रूप से बिल्कुल अलग होता है, एकदम नया वर्जन। हाँ, किताब के अंत में इसी एक नई पहचान और सही प्यार की बात की गई है। दिल टूटने के बाद की स्थिति को एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक बिल्कुल खाली कैनवस की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा मौका जहां इंसान अपने जीवन की कहानी को बिल्कुल नए सिरे से लिख सकता है। सही कहा। जब पुराने ढांचे गिर जाते हैं तभी एक नया और मजबूत महल खड़ा किया जा सकता है। अब समय ऐसे लक्ष्य तय करने का होता है जो इंसान को डराएं भी और उत्साहित भी करें। जैसे करियर में कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना, हाँ, या दुनिया के अलग अलग देशों की यात्रा करना हो, या खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना फिट बनाना हो कि लोग देखकर हैरान रह जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नए और अपग्रेडेड वर्जन में उस पुराने इंसान की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बिल्कुल। और इसी नए वर्जन के साथ प्यार की परिभाषा भी पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? वो यू कंप्लीट मी वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। लेकिन इस गहरे विश्लेषण से ये बात साफ हो जाती है कि स्वस्थ प्यार डिपेंडेंसी या निर्भरता पर नहीं बल्कि सपोर्ट यानी साथ पर टिका होता है। ये तब होता है जब दो पूरे और स्वतंत्र इंसान एक साथ आते हैं। बिल्कुल। इसका सूत्र बहुत ही स्पष्ट और खूबसूरत है। मैं तुम्हारे बिना भी पूरा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ ये सफर और भी शानदार है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। जब किसी की खुशियों की चाबी सिर्फ उसी के पास होती है, तो चाहे जिंदगी में कोई आए या जाए, उसकी बुनियादी शांति कभी भंग नहीं होती। एकदम सही। खुद से सच्चा प्यार कर लेने के बाद ही इंसान इस काबिल बनता है कि वो किसी और से एक बिना शर्तों वाला और स्वस्थ प्यार कर सके। और ये आत्मनिर्भरता इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि वो किसी भी भावनात्मक तूफान का सामना कर सकता है। बिल्कुल। तो इस
पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो दिल टूटना जो शुरुआत में एक ऐसा तूफान लगता है जो सब कुछ तबाह कर देगा, वो असल में सब कुछ साफ करने आता है। नई शुरुआत के लिए जगह बनाने आता है। हाँ, वो इंसान को खत्म करने नहीं बल्कि उसे एक नया, पहले से कई ज्यादा परिपक्व और अभेद्य रूप देने आता है। ये एक ऐसा दर्द है जो अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वो इंसान को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल, और मुझे लगता है द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन का यही सबसे बड़ा मैसेज है। एकदम सही। आज बुकशेल्फ टॉक चैनल पर हमारे इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन के इस विस्तृत विश्लेषण से कई लोगों को एक नया नजरिया मिला होगा। अगर इस बातचीत ने किसी भी तरह से मदद की है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन और जीवन बदलने वाली किताबों के ज्ञान का ये सफर हम सब साथ मिलकर जारी रख सकें। अपना ख्याल रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, आगे बढ़ना ही जिंदगी है। लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान हीलिंग के इस पूरे सफर को तय कर लेता है, अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर पहुंचा देता है और अपने सबसे बेहतरीन और मजबूत रूप में होता है, तो क्या वो नया वर्जन खुद इतना शानदार नहीं होगा कि जिस इंसान ने उसे छोड़ा था वो कभी उस नए रूप से मिलने की हैसियत ही ना रख पाए? ये सोचने वाली बात है। जरा इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में।